Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the third lecture for class 8th history chapter number 5 when people rebel 1857 and after. In the past two lectures we have seen the reasons for revolt of 1857 and how it actually started from Meerut, then all the soldiers came to Delhi and how did it actually become a rebellion. Done. अब देखते हैं कि रिबेलियन दिल्ली से बाकी रीजन्स में फैला कैसे एंड हाउ डिड इट स्प्रेड. आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. दिल्ली में जो सिपाहीज थे, मेरठ और दिल्ली के जो सिपाहीज थे, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को भगाने की वहाँ से कोशिश की. ठीक है, एंड दे वर सक्सेसफुल. ये खबर लोगों तक पहुंचने में एक हफ्ता लग गया. जैसे ही खबर पहुंचती है वैसे और दूसरी जो म्यूटिनीज होती हैं वो भी चालू हो जाती हैं. मतलब और दूसरे जो रेजिमेंट्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो अपने अपने ऑफिसर्स की बात मानने से मना कर देते हैं. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. बहुत सारी रेजिमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक के बाद एक म्यूटिनी करेंगे, है ना. फिर ब्रिटिश आर्मी को छोड़ने के बाद इंडियन आर्मी जो उस समय बन रही थी, है ना, मतलब इंडियन आर्मी कोई एक आर्मी नहीं थी जैसे आज है, वैसा नहीं. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ऐसे अलग अलग रीजन में जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, एक छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे थे आर्मी के, उनको ज्वाइन करना चालू किया. आफ्टर देन द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार एंड चीफ्स who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrisons from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. See, revolt of 1857 का लीडर था बहादुर शाह जफर. जितने भी इंडिपेंडेंट लोग यहाँ पर लड़ेंगे, चाहे नाना साहिब हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, they will all consider बहादुर शाह जफर as a leader, right? भले ही अलग अलग रीजन में लड़ रहे हैं, लेकिन लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर. मेन लीडर था बहादुर शाह जफर. सोल्जर्स म्यूटिनीज करते हैं, छोटे छोटे आर्मीज बनाते हैं, साथ में बहुत सारे नॉर्मल पीपल जो होते हैं, मतलब जो सिविलियंस होते हैं, मैन वेमेन, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये भी रिबेलियन करने के लिए सामने आते हैं. और जो लोकल चीफ्स होते हैं या ज़मींदार्स होते हैं, इनका सपोर्ट लेते हैं. ज़मींदार्स और चीफ्स क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ज़मींदार्स और चीफ के साथ भी यही परेशान, मतलब सेम केस था कि उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमारे पास दोबारा से पावर्स आ जाएंगे. दैट्स वाई दे वर ऑल्सो रेडी टू फाइट अगेंस्ट देम. नाना साहेब होते हैं जो कानपुर के पास रहते हैं, जो कानपुर के पास रहते हैं, और पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन होते हैं, राइट. हमने कल पढ़ा था इनके बारे में. तो ये क्या करते हैं, ये अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, ब्रिटिशर्स को अपनी जगह से, कानपुर के पास में जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ से इनको बाहर निकाल देते हैं और ख़ुद को पेशवा बना देते हैं. पेशवा क्या है? जो मराठा रीजन है, ठीक है, वहाँ पर जैसे पेशवा बाजीराव है, जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने आप को किसका टाइटल दिया था? पेशवा का. तो नाना साहिब भी क्या करते हैं, अपने आप को पेशवा बता देते हैं. इन लखनऊ रीजन में कौन था? बिरजिस कादिर. ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से रीजन में कौन था, राइट. एटलीस्ट जितने नाम आपके एनसीईआरटी में दिए उतने आपको अच्छे से याद होने चाहिए. आराम से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. इन लखनऊ, बिरजिस कादिर, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. लखनऊ में कौन नवाब बन जाएगा? बिरजिस कादिर, और ये लीडर भी बनेंगे. ही टू एक्नॉलेज द सुजरनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर. सुजरनिटी मीन्स आप अपने ऊपर किसी पर्सन की अथॉरिटी मान रहे हैं, ठीक है. इनका ये कहना था कि भाई लखनऊ में तो हम लीडर हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा लीडर कौन है? बहादुर शाह जफर, द मुगल रूलर. हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. बिरजिस कादिर की जो मदर होती हैं, बेगम हजरत महल, शी ऑल्सो टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी रिवोल्ट. इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड दी
रेबल सिपॉइज। झांसी में कौन आएगा? रानी लक्ष्मीबाई। Fought the British along with Tatya Tope, the general of Nana Sahib, in the Mandla region of Madhya Pradesh. Rani Avanti Bai Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. झांसी में कौन आएगा? रानी लक्ष्मीबाई। किसकी मदद से? तात्या टोपे, ठीक है, जो कि किसके जनरल हुआ करते थे? नाना साहिब के, राइट। फिर एमपी के मंडला रीजन में कौन थी? रानी अवंतीबाई लोधी। Then British were greatly outnumbered in the rebel forces. British were really greatly outnumbered. Outnumber का मतलब क्या है? कम पड़ जाना। इंडियन सिपॉइज जो थे या जो सिविलियंस लड़ने आ गए थे, दे वर सो मच इन नंबर्स कि ब्रिटिशर्स उनके सामने कम पड़ गए। दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स, और बहुत सारे बैटल्स को हारा भी गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. बहुत सारे बैटल्स में जब ब्रिटिशर्स हार जाते हैं तो कई सारे इंडियंस को बिलीव हो जाता है कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इसने फाइनली क्या किया है? ब्रिटिशर्स की जो पावर है उसको कम किया है और ब्रिटिश रूल जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाला है। तो ये उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में रेबेलियन को ज्वाइन करते हैं। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th of August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. ठीक है, सेम दोबारा से एक पैराग्राफ जिससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग। अवध रीजन में क्या होता है? वाइड स्प्रेड रेबेलियन होता है, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के इसमें रेबेलियन में पार्टिसिपेट करेंगे। इवन एक टेलीग्राम पाया जाता है, मतलब अ काइंड ऑफ लेटर पाया जाता है, जिसमें क्या लिखा रहता है? एक चीफ के द्वारा कि ब्रिटिशर्स डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई जहाँ भी सिटीज़ में, जिस भी सिटी में, जिस विलेज में हम जा रहे हैं, लोग हमारे अगेंस्ट रिबेलियन में खड़े हुए हैं। इवन दी ज़मींदार्स, जिनको हमने अपने रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देकर रखी थी, वो भी हमारे अगेंस्ट रिबेलियन में खड़े हो गए। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद, प्रोफेस्ड that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. यहाँ पर अहमदुल्ला शाह नाम का एक मौलवी होता है, फैज़ाबाद से आता है और ये प्रोफेस करता है, मतलब एक तरीके से एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है रिलीजियस पर्सन के द्वारा जिसमें बहुत सारे लोग आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि भाई ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म होने वाला है, और इनकी ये जो थ्योरी होती है इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, इनको बहुत मासिव सपोर्ट मिलता है और ये खुद भी दिल्ली चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, लखनऊ, राइट। मतलब रिलीजियस ग्रुप्स जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए आ रहे थे, सब अपनी अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। बरेली से बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं एक साथ दिल्ली की तरफ, उनको लीड करने वाला कौन होता है? बख्त खान। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। In Bihar, an old zamindar Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. अब यहाँ पर आपने जितनी भी टेरिटरीज़ के नाम सुने हैं, जितनी भी सिटीज़ के नाम सुने हैं, झांसी, मंडला, लखनऊ, बरेली, इन सारे के सारे में पूरा इंडिया तो कवर नहीं हुआ ना। जनरली ये सारे के कहाँ रीजन थे? ये सारे किस एरिया के थे? नॉर्थ इंडिया।
राइट। अभी हमने देखा कि किस तरीके से ये सारे लोग जब रिवोल्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इंडियंस को अब लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन कंपनी के पास भी कुछ प्लस पॉइंट्स थे, जिनमें से एक प्लस पॉइंट ये था कि पूरा इंडिया एक साथ नहीं लड़ रहा था। अगर साउथ इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, ये सारे के सारे मिलकर 1857 के रिवोल्ट में लड़ते तो हो सकता था कि इंडिया जीतता, ठीक है, और ब्रिटिश रूल बहुत साल पहले ही ख़त्म हो जाता। लेकिन क्योंकि पूरे इंडिया ने एक साथ वॉर नहीं लड़ा, यूनाइटेड नहीं थे लोग, दैट इज़ वाई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। डन। चलो, अब यहाँ पर जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने लड़ाई की, हमने उनकी तरफ से पढ़ा। अब हमको पढ़ना है कि कंपनी ने इस चीज़ को कैसे डील किया। मतलब अगर वॉर लोग कर ही रहे थे, अगर रिवोल्ट कर रहे थे लोग, तो ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ रख के तो बैठे नहीं होंगे, ठीक है। उन्होंने क्या क्या काम करने चालू किए। द कंपनी फाइट्स बैक। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in November 1862. सी, अब पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा हो रही थी? इंडियन जो सोल्जर्स थे उनकी। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पता थी कि भाई अगर हम जीत सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस से ही, मतलब ज़्यादा ताकत लगाकर ही हम क्या कर पाएंगे, इंडियंस को कंट्रोल कर पाएंगे और इस रिवोल्ट को जीत पाएंगे। तो क्या करते हैं, इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट्स मंगाते हैं। मतलब और ज़्यादा सोल्जर्स को कहाँ से मंगाएंगे अब? इंग्लैंड से, क्योंकि इंडिया के सोल्जर्स तो इनके लिए लड़ नहीं रहे, इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ठीक है। नए नए लॉज निकालते हैं ताकि जितने भी रिबेल्स हैं, जो लोग भी सड़क पे उतरे हैं लड़ने के लिए, उनको उठाकर जेल में भरा जा सके। और इस तरीके से इन लोगों ने भीड़ कम करनी चालू करी और ज़्यादातर लोगों को जेल में बंद कर दिया। इवन द लीडर ऑफ द रिवोल्ट बहादुर शाह जफर, ही वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड एंड ट्राइड इन दी कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। इनको भी पकड़ के कोर्ट ले जाया जाता है। इन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि भाई आपने हिम्मत कैसे करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक इतने बड़े रिवोल्ट को लीड करने की, राइट। और इसके ही कारण हम क्या कर रहे हैं, आपको जेल में बंद कर रहे हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? जब तक कोई भी पर्सन ज़िंदा है वो जेल में ही रहेगा, ठीक है। तो उनको और उनकी वाइफ को, बेगम जीनत महल, दोनों को जेल भेज दिया जाता है और रंगून के ही एक जेल में किसकी डेथ हो जाती है? बहादुर शाह जफर। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली। रिकैप्चर ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली तो किसने ले लिया था? इंडियन सोल्जर्स ने ले लिया था, ब्रिटिशर से भगा के उनको। दोबारा से ज़्यादा सोल्जर्स लाकर क्या करते हैं ब्रिटिशर्स? दिल्ली को रिकैप्चर करते हैं, दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे। However, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. कैप्चर करना दिल्ली को, एक तरीके से रिवोल्ट को ख़त्म करना तो था, ठीक है। लेकिन दिल्ली को कैप्चर करके आपने सिर्फ दिल्ली का रिवोल्ट जो है उसको शांत कराया था। कंपनी को पूरे 2 साल लग जाते हैं हर जगह पर रिवोल्ट को ख़त्म करने में, क्योंकि लोग एक जगह आकर नहीं लड़ रहे थे, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी से लड़ रहे थे, राइट। इसके कारण क्या था, ब्रिटिशर्स को टाइम लगा उस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस करने में। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all the sides.
Tatya Tope escaped to the jungles of the central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद लखनऊ, झांसी, ठीक है, मंडला, ये सारे रीजन्स को क्या किया जाता है, धीरे धीरे करके कैप्चर किया जाता है। यहाँ के लीडर्स को या तो जेल भेजा जाता है या तो उनकी वॉर में ही डेथ हो जाती है, ठीक है। तात्या टोपे बचते हैं तो ये क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं, यानी भाग जाते हैं जंगलों की तरफ और छुप छुप कर वहाँ पर करते हैं ट्राइबल लोगों की मदद से गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि सामने से वार नहीं करना, जंगलों में छुप कर, ऐसी जगह पर छुपना जहाँ पर दूसरा व्यक्ति आपको देख नहीं सकता लेकिन आप उसको देख सकते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग उस पर अटैक करते हैं। दिस इज़ नोन एज गोरिल्ला वॉरफेयर। अल्टीमेटली उनको भी 1859 में पकड़ के मार दिया जाता है। जस्ट एज victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions, ठीक है। The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would also remain safe and their rights and claims of land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. ब्रिटिशर्स को समझ में आता है कि भाई बड़ी मुश्किल से हमने क्या किया है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को शांत कराया है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो लोग कल तक आपके अगेंस्ट लड़ रहे थे, अगर मेरठ के या दिल्ली के सिपॉइज लड़ रहे हैं तो दिल्ली के लोग भी तो उनके साथ थे, पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो लेकिन साथ तो उनके ही थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आता है कि दैट नाउ वी हैव टू अगेन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ सम ऑफ द पीपल। ज़्यादा मासेज नहीं तो कम से कम जो ज़मींदार हैं, जो चीफ हैं, उनको तो अपनी तरफ लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये काम किस तरीके से करते हैं, रिवोल्ट के बाद बोला जाता है कि भैया ऐसे ज़मींदार या चीफ जो किसको दोबारा से अपना लीडर मान रहे ब्रिटिशर्स को, वो सेफ है। इवन जो उनके राइट्स ओवर देयर ओन लैंड हैं वो भी उनसे छीने नहीं जाएंगे, उनकी ज़मीन उनको वापस कर दी जाएगी अगर वो ब्रिटिश को सबमिट कर देते हैं, है ना। अगर वो ब्रिटिशर्स को बता देते हैं कि भैया किसने रिबेलियन किया है और किसने नहीं। इवन अगर दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दी रिवोल्ट बट इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, किसी भी ब्रिटिशर को उन्होंने मारा नहीं है तो भी वो सेफ हो सकते हैं। हाउएवर बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे सिपॉइज को कोर्ट ले जाया जाता है, उन पर केसेस किए जाते हैं और उनको फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी जाती है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसको तो ख़त्म कर दिया गया, राइट। एक लास्ट टॉपिक बस बचा है, नहीं वेट, हाँ, एक लास्ट टॉपिक बस बचा है जो कि है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब क्या है, बाद में क्या होगा, किसके बाद, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, ठीक है। इसको और देख लेते हैं फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस कंक्लूड आवर चैप्टर by the last topic, aftermath. The British had regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. It means, though they have won the revolt of 1857 and they were completely able to suppress the revolt, but they realized that now they cannot rule the country with the same policies anymore. Now they have to change their policies and their way of treating Indian people. Because जो व्यक्ति एक बार रिवोल्ट कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है, ठीक है। एंड नाउ भले ही इंडियंस हारे हैं बट उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर यूनाइटेड हैं तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द ब्रिटिशर्स रियलाइज दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज। चलो
देखते हैं कि कुछ कैसे चेंजेस थे जो ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद किए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट passes the new act in 1858 and transferred the powers of East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक एक्ट निकाला, मतलब एक लॉ निकाला, जिसमें उसने कहा कि इंडिया से रिगार्डिंग जितना भी पावर है वो सारा कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था 1858 से पहले, ठीक है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश की जो किंग या क्वीन है उसके हाथ में डायरेक्ट रख दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है वो कौन देखेगा? ब्रिटिश क्राउन, ताकि कंपनी के भी जो काम है वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो सके और इंडियन अफेयर्स को ढंग से डील किया जाए। A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. एक पर्सन ब्रिटिश कैबिनेट मतलब ब्रिटिश मिनिस्ट्रीज जो थे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज से उनसे एक मिनिस्टर को उठा के लाया जाता है और उसको बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और इसको बोला जाता है कि भाई इंडिया में जितने भी गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं उन सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आपके पास एक काउंसिल होगी जो आपको एडवाइस करेगी हर चीज़ को लेकर, इंडिया के गवर्नेंस को लेकर, जिसका नाम होगा इंडिया काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको बोल दिया कि अब से आप क्या करेंगे, आप गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे वाइसरॉय। और वाइसरॉय जो है वो डायरेक्ट एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा क्राउन का, मतलब क्राउन अगर कहता है कि भाई इंडिया में एक लॉ लाना चाहिए तो किसके द्वारा बोलेगा? वाइसरॉय के द्वारा, ठीक है। मतलब कि जो भी काम क्राउन का है उसको इंडिया में कौन करेगा? वाइसरॉय, और ये डायरेक्टली क्राउन को ही डील करेंगे। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडिया को रूल करने की और ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को कम किया। All ruling chiefs of the country were assured that their territories would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. Ultimately, रानी लक्ष्मीबाई या जिनको आप नाना साहिब कहें, ये सारे के सारे लोग जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे वो पूरी तो हुई, भले ये बैटल हारे लेकिन पूरी हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने यही कहा था कि भैया हमारा जो अडॉप्टेड सन है हमारे हस्बैंड की डेथ के बाद उसको हमारा किंगडम, हमारी झांसी उसके नाम पर होनी चाहिए, वो उसको रूल करेगा, ठीक है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर दिया गया। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold on their kingdoms as subordinates of the British Crown. इनको बोला गया कि इंडिपेंडेंट रूलर्स जितने भी थे, चीफ जितने भी थे, उनको बोला गया कि भाई घबराए मत, आपकी कोई भी टेरिटरी कभी आपसे फ्यूचर में भी छीनी नहीं जाएगी, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा या आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी टेरिटरी में तो रूल कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी में आप लीडर हैं, बट आपके ऊपर भी एक लीडर है जो कौन है? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ब्रिटिश क्वीन जो है वो सबसे बड़ी लीडर है और आपको उसको मानना पड़ेगा। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased, ठीक है। मतलब यहाँ जो दूध के जले ब्रिटिशर्स थे ये छाछ भी फूंक कर पीना चाहते थे। इन लोगों का सोचना था कि भाई अभी हमारे यहाँ जो आर्मी थी इंडिया में उसमें तो इंडियन सोल्जर्स ही ज़्यादा थे, लेकिन जब रिवोल्ट की बारी आई तो वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइड चेंज की। मतलब इंडियन सोल्जर्स थे तो ब्रिटिश आर्मी में लड़ने की जगह उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों का साथ दिया, है ना, इंडियंस के साथ उन्होंने लड़ा। तो यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा इंक्लूड करना है ब्रिटिश आर्मी में ताकि कभी ऐसी सिचुएशन बने भी तो ऐसा ना हो कि ब्रिटिश आर्मी में कोई बचे ही ना, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स के नंबर कम किए और यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर बढ़ा दिए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikh and Pathans, ठीक है। अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, इन सारी जगह से सोल्जर्स लेने की जगह किसको लिया? गोरखास, सिख्स एंड पठान्स। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। मुस्लिम्स जो थे उनको टारगेट यहाँ पर किया गया।
ठीक है, उनको हमेशा सस्पिशन और हॉस्टिलिटी यानी कि एक एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से उनको ट्रीट किया गया। ब्रिटिशर्स का मानना था कि भैया मुस्लिम्स जो हैं एक बड़ा कारण थे रेबेलियन का, जिसका एक बड़ा रीज़न था कि पूरे रेबेलियन को लीड करने वाला जो लीडर था वो खुद एक मुस्लिम था, दैट इज़ बहादुर शाह जफ़र। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया, है ना। ब्रिटिश क्राउन ने क्या डिसाइड किया कि भैया इंडिया के लोग जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करने दिया जाए, उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। बट यहाँ तक भी जो आपके, ऐसा नहीं था कि जैसे सती सिस्टम अगर प्रोहिबिट हो गया है तो वो दोबारा से चालू कर देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट करने बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स भी थे, है ना। अब इसके बारे में आपको और अच्छे से समझ में आएगा 7 चैप्टर में, जो पूरा का पूरा रिफॉर्म्स के बारे में ही है। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार को पावरफुल किया गया और उनको बोला गया कि भाई आपकी ज़मीन पर आपको अधिकार वापस दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी लैंडलॉर्ड्स, चीफ्स या जो ज़मींदार्स हैं उनका कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन करने की कोशिश कर रही है। Thus a new phase of history began after 1857। ठीक है, इसको बोला जाता है कि 1857 से पहले चल रहा था कंपनी रूल, ठीक है। बिफोर 1857 देयर वाज कंपनी रूल इन इंडिया, इट मीन्स कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग। बट आफ्टर 1857 नहीं विजिबल है, आफ्टर 1857 क्राउन रूल आया इंडिया में, ठीक है। मतलब डायरेक्ट किसने रूल करना चालू किया? क्राउन ने। And many more policies were changed as we have just studied, right? So this is it about this chapter. This part is important, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो पर्सपेक्टिव है उससे आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है ही सही कि भाई 1857 एक रिवोल्ट जो इंडियंस ने किया, जिसमें इंडियंस हारे, दोबारा से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी डिमांड्स जो हमारी हुआ करती थी वो पूरी हुई, राइट। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ी और किस तरीके से हिस्ट्री जो है वो पूरी नए लेवल पर चालू हो गई 1857 के बाद। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन कंक्लूडेड। आई होप आई मेड द चैप्टर क्लियर टू यू। ये चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर हैं ज़्यादातर वो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर आएंगे, रिफॉर्म्स के बारे में आएंगे, विमेन के बारे में आएंगे, राइट। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया और क्या नहीं किया ये हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में क्या किया, रिलीजन के फील्ड में क्या किया, मिशनरीज आए, राइट। तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो गए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, कमेंट सेक्शन में पूछ लें आप। कहीं पर भी आपको समझ नहीं आया हो, फैक्ट्स इसमें जितने याद रखने के हैं उनको ज़रूर से याद कर लें। मोस्टली लीडर्स के नाम और वो किस प्लेस से एसोसिएटेड है या किस ब्रिटिश पॉलिसी से एसोसिएटेड है ना। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से एसोसिएटेड थी, तो आपको बताना पड़ेगा झांसी। और अगर ये पूछ लेते कि वो किस पॉलिसी से एसोसिएटेड थी, देन यू हैव टू टेल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट। इस तरीके के 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर आपके MCQs बन सकते हैं, तो उन फैक्ट्स को तो याद रखना ही पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ेंगे, एक टेबल जैसे बना लें, उसमें आराम से आप लिख के याद कर सकते हैं, right? So this was it for today. Do let me know in the comment section if you have any doubt, plus tell me about the next chapter on which I should make video, right? History, civics, geography किससे बनाना है ये भी आप comment section में बता सकते हैं। And if you like the lecture, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.